Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we had started a series on Indian geography, this is lecture number 29. इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. हम ऑलरेडी सॉइल वाला चैप्टर कवर कर चुके हैं और दिस इज 29th लेक्चर. ऑलरेडी 28 लेक्चर्स इंडियन ज्योग्राफी पे हो चुके हैं एंड इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. इंडिया की जो वेजिटेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे. उसको किस तरह से, उसमें कौन कौन सी वेजिटेशंस आती हैं, क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, रेनफॉल का क्या इम्पैक्ट है. ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम्स. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर ऑन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया. तो सबसे पहली बात आएगी हमारे दिमाग में कि व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन. तो नेचुरल वेजिटेशन जो है इट रिफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट इज नोन एज फ्लोरा which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time, ऑल्सो कॉल्ड अ वर्जिन वेजिटेशन. तो यहाँ पे आपको सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट नेचुरल वेजिटेशन में देखना है, ये ऐसी प्लांट कम्युनिटी होती है जो नेचुरली ग्रो कर रही है, ह्यूमंस का इंटरवेंशन नहीं है. जैसे ह्यूमन ने कोई गार्डन बनाया, कोई किसी तरह का एफॉरेस्टेशन किया, हम उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोलते हैं. हम नेचुरल वेजिटेशन उसको बोलते हैं जो एक नेचुरली ग्रो करती है, उसमें ह्यूमन इंट्रैक्शन या ह्यूमन इंटरवेंशन एकदम जीरो हो, और वो जो जगह हो, जो भी ऐसे फॉरेस्ट हो, वो अनडिस्टर्ब हो ह्यूमन से फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए उनको वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है. कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ऑर्किड्स फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. जैसे कल्टिवेटेड क्रॉप्स है, वीट है, राइस है, पल्सेस है, लिंसेड है, ये सब जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, पल्स सीड क्रॉप्स हैं, आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जितनी भी चीज़ें, चाहे कॉफ़ी प्लांटेशन आप देखते हैं, चाहे रबर प्लांटेशन है, तो दीज आर कल्टिवेटेड क्रॉप. फ्रूट्स हैं, ऑर्किड्स हैं, ये सब वेजिटेशंस हैं, लेकिन ये नेचुरल वेजिटेशंस नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमंस के थ्रू जो है, ह्यूमन जो है इनको ग्रो करता है, कल्टिवेटेड क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, ऑर्किड्स को, क्योंकि इनकी कमर्शियल वैल्यू है. लेकिन नेचुरल वेजिटेशन जो है वो नेचर जो है उनको ग्रो करता है. द वर्जिन वेजिटेशन, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे वर्ड वर्जिन वेजिटेशन नेचुरल वेजिटेशन का ही एक दूसरा नेम है. तो द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक और इंडिजीनियस स्पीशीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स. अब वर्जिन वेजिटेशन जो है विच आर प्योरली इंडियंस जो है, जो पूरा मतलब इंडियन बेसिस पे ही है, तो उसको कहते हैं एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीशीज. लेकिन ऐसे जो इंडिया से बाहर से आए हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, बैम्बू जो है, बैम्बू आया है चाइना से. इसके अलावा अगर हम बात करें कॉफ़ी प्लांटेशन जो है, कॉफ़ी जो आई है वो इथोपिया से आई है. टी प्लांटेशन जो होता है इंडिया में वो चाइना से आया है. तो ऐसे जो चीज़ें हैं जो कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज एक्सोटिक प्लांट्स, और जो इंडियन प्लांट्स हैं प्योरली और जो नेचुरली ग्रो कर जाते हैं उनको एंडेमिक या इंडिजीनियस स्पीशीज कहा जाता है. द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. जो फ्लोरा और एनिमल्स के लिए फौना यूज करते हैं और प्लांट्स के लिए आप फ्लोरा यूज करते हैं. तो द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड. द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रिफर्ड एज फौना. तो यहाँ पे मैंने दोनों ही चीज़ क्लियर करी है. हम आने वाले टाइम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व को भी हम लोग जो है डील करेंगे. तो ये नेचुरल वेजिटेशंस के बाद मैं बताऊंगा. तो उस जगह पे भी ये टर्म्स को हम बार बार यूज़ करेंगे, फ्लोरा फौना. तो आप याद रखिए, द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एंड द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फौना. नेक्स्ट बात करें तो इंडिया इज बेस्टोड विद अ वाइड रेंज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. अब इंडिया जो है इसके पास दोनों ही चीज़ें हैं. फ्लोरा भी बहुत ज़्यादा है, मतलब वेजिटेशन जो है वो भी बहुत डाइवर्स टाइप की है, एज वेल एज एनिमल्स भी हैं, फौना भी है. तो ड्यू अ डाइवर्स जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसा कि आपने क्लाइमेट में पढ़ा, इंडिया में अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जोग्राफिकल फीचर्स हैं. हमारे यहाँ माउंटेन्स भी हैं, हमारे यहाँ प्लेट्यूज भी हैं, हमारे यहाँ प्लेन्स भी हैं, हमारे यहाँ वैलीज भी हैं, हमारे यहाँ हिल्स भी हैं. हमारे पास जो है एक एक्सट्रीम रेनफॉल रीजन भी है, कहीं पर आपका बोला जाए एक्सक्लूडेड रीजन्स हैं जो रेनफॉल जहां रिसीव नहीं होती है. इसके अलावा अलग अलग तरह के टेम्परेचर रीजन से, अलग अलग प्रेशर रीजन से, अलग अलग हाइटेड रीजन हैं. तो हमारे एक वेरिड टाइप की जो है आपका जोग्राफिकल कंडीशंस बनती है, मतलब डाइवर्स जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन है. इसके कारण एन एक्सटेंसिव रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ग्रोज इन इंडिया. क्योंकि इंडिया का अगर नॉर्थ ईस्ट आप जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर, क्लाइमेट, जोग्राफिकल कंडीशन अलग है. इंडिया के साउथ इंडिया में जाएंगे, वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन बिल्कुल अलग है. तो इंडिया जो है एक डाइवर्स नेशन है जिसकी डाइवर्स जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन है, and that gave rise to
extensive range of natural vegetation that grows in India. Forests in India show a special variation based on the deciding factors like climate, soil, topography. These three factors decide the type of natural vegetation that is found in a region. जो इंडिया है उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन है, स्पेशल वेरिएशन है, और उसके बेसिस पर जो है कई फैक्टर्स भी अलग अलग हैं. जैसे सबसे पहली चीज क्लाइमेट की बात करें तो हमारे यहाँ वैसे तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, लेकिन हर जगह पे क्लाइमेट के जो मैंने एजेंट्स बताए थे आपको कि इसमें टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, ह्यूमिडिटी आती है, विंड्स आती हैं, आपका प्रेसिपिटेशन है, इसके अलावा जो है बोला जाए ह्यूमिडिटी है. तो हर जगह पे टेम्परेचर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा, विंड्स का मूवमेंट अलग होगा, प्रेसिपिटेशन अलग होगी, ह्यूमिडिटी अलग होगी. वैसे ही सॉइल्स भी हमने देखी, अलग अलग टाइप की सॉइल्स हैं, तो वो भी आपका वेजिटेशन अलग कर देती हैं. एंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब कहीं माउंटेन्स हैं जैसे हिमालयन रीजन, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आपका कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे टोपोग्राफी माउंटेनियस टाइप की है. महाराष्ट्र जैसे प्लेट्यू रीजन है, आपका महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हिली रीजन है जहाँ वेस्टर्न घाट हिल्स आ जाते हैं. तो हर तरह की टोपोग्राफी है, उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप्स की मिलती है. उन्हीं को हम अलग से पढ़ेंगे और इन पे फैक्टर्स जो हैं वो आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस आर टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच डिसाइड द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. सबसे पहली चीज है टेम्परेचर एंड दूसरा है प्रेसिपिटेशन. क्योंकि यहाँ पे मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ. प्रेसिपिटेशन जो होता है, इसको मैं प्रेसिपिटेशन को पीपीटी से शो कर रहा हूँ, तो इस रिलेशन को आप जो है नोट कर लेंगे कि पीपीटी अगर ज़्यादा होता है आपका टेम्परेचर से, टेम्परेचर का ज़्यादा होना मतलब एवापोरेशन का ज़्यादा होना. तो ये एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपका पीपीटी जो है प्रेसिपिटेशन एवापोरेशन से ज़्यादा होता है, एवापोरेशन का मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे जगह पर जो है आपका बेसिकली ब्रॉड लीव्स मिलती हैं, आपको बड़े बड़े पत्तेदार वाले जो हैं ट्रीज मिलते हैं. तो ऐसी जगह पे आपको ब्रॉड लीव्स मिलेंगी. ये आप एक फैक्ट याद रखिए, व्हेनेवर पीपीटी इज ग्रेटर देन एवापोरेशन देन वी फाइंड ब्रॉड लीव्स. और जब भी हमारा ये रिलेशन ऑपोजिट हो जाए कि एवापोरेशन जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे, पीपीटी से, एवापोरेशन ग्रेटर जो है उस कंडीशन को बता रहा हूं मैं, पीपीटी से जो है ग्रेटर हो जाए मतलब प्रेसिपिटेशन कम हो, एवापोरेशन ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में जो लीव्स बनती हैं वो छोटे साइज की बनती हैं, या तो बोला जाए कि आपकी थॉर्नी वेजिटेशंस होती है. जैसे कैक्टस है एक थॉर्नी वेजिटेशंस है. तो इसलिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है. इन दोनों फैक्ट्स को आप ज़रूर से याद रखिएगा. जहाँ पे भी रेनफॉल ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन आपका एवापोरेशन कम होता है, तो वहाँ पे ब्रॉड लीव्स, और जहाँ पे एवापोरेशन ज़्यादा, प्रेसिपिटेशन कम, तो वहाँ पे थॉर्नी वेजिटेशंस मतलब कांटेदार जो है आपके पेड़ पौधे होंगे. तो ये एक चीज़ याद रखेंगे आप. तो इसलिए मैंने ये लाइन इंक्लूड की है, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशंस आर टू इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच डिसाइड द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस. वहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशंस होगी ये जो है पूरा का पूरा फैक्टर डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशंस पे. अब इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने और भी ज़्यादा डिटेल में यहाँ समझाए हुए हैं आपको, मेंस राइटिंग में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं. तो वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि कैसी वहाँ पे वाइल्ड लाइफ होगी, कैसा वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन होगा, और क्या फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करेंगे. तो इन सब फैक्टर्स को मैं एक एक करके समझाऊंगा. तो सबसे पहला फैक्टर हम देखते हैं लैंड को. The nature of land affects the natural vegetation directly and indirectly. Example, the type of vegetation in the mountainous region is different than that in the plateau and in the plain region. जैसा मैंने आपको बताया भी कि लैंड का बहुत बड़ा रोल है. टोपोग्राफी का मतलब यही हुआ कि वो माउंटेन पे जो आपकी वेजिटेशन होगी वो आपकी प्लेट्यू और प्लेन पे नहीं होगी. प्लेट्यू पे जो वेजिटेशन होगी वो हिल्स पे नहीं होगी. द फर्टाइल लैंड इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, और मोस्टली जो लैंड फर्टाइल होता है उस पर एग्रीकल्चर होता है. वाइल द अनड्यूलेटिंग एंड द रफ टेरेंस are areas where grasslands and woodlands develop and give shelter to variety of wildlife. अब जैसे कि जो आपके रफ और अनड्यूलेटिंग सरफेस होते हैं वहाँ पे जंगली घासेस ग्रासलैंड्स बन जाती हैं, वुडलैंड्स बन जाते हैं, और उनको वो शेल्टर बन जाते हैं वाइल्ड लाइफ के लिए. तो जो लैंड है उस पर वेजिटेशंस बहुत लिमिटेड है. इंडिया में अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो नेचुरल एक किसी भी कंट्री के पास 33% एरिया जो होना चाहिए वो उसका फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए, लेकिन इंडिया के पास 30 से भी लेस है. हमारे पास अभी 1% इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी जो है जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसमें हमारा वेजिटेशन तो भी 33% हम अचीव नहीं कर पाए.
तो क्योंकि ज़्यादा लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए डिवोटेड है, रेलवे, रोडवेज, ह्यूमंस हैबिटेशंस, इन सब के लिए यूज़ होता है। तो जो भी लैंड पर आपका वेजिटेशंस है, सबसे पहली चीज़ वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हर लैंड एक जैसा नहीं है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं आपका माउंटेन्स है। सेकेंड फीचर जो है, जो आपका फैक्टर डिसाइड करता है वेजिटेशन का, दैट इज सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में कितने टाइप्स की सॉइल होती है, जो मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस। तो जैसे टाइप की सॉइल होगी, ब्लैक सॉइल होगी तो उसका वेजिटेशन अलग होगा, रेड सॉइल होगी उसका वेजिटेशन अलग होगा, अलुवियल सॉइल होगी उसका वेजिटेशन अलग होगा। द सैंडी सॉइल्स ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि थॉर्नी वेजिटेशंस कहाँ होती है, कैक्टस वगैरह कहाँ होते हैं, जहां पर आपका एवापोरेशन ज्यादा होता है। जैसे राजस्थान में एवापोरेशन ज्यादा है, वहां पे रेनफॉल कम है। तो सेम चीज होगी, द सैंडी सॉइल ऑफ द डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस एंड थॉर्नी बुशेस, वाइल वेट मार्शी डेल्टाइक सॉइल सपोर्ट मैंग्रोव्स एंड डेल्टाइक वेजिटेशंस। और वहीं पे मार्शी जो दलदल होते हैं, डेल्टाज होते हैं, वो सॉइल जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट को जो है सपोर्ट करते हैं, डेल्टाइक वेजिटेशंस को करते हैं। जैसे सुंदरबन डेल्टा में जो सुंदरी ट्रीज होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल्स हैव कॉनिकल ट्रीज। अब जो हिल स्लोप्स होती हैं उन पे जो डेप्थ ऑफ सॉइल्स होती हैं उनके पास कोनिकल ट्रीज होते हैं। कोनिकल ट्रीज में जैसे कि आपका स्पाइन आ जाता है, पाइन आ जाता है, स्प्रूस आ जाता है, फर आ जाते हैं, ये सब जो है कोनिकल ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट फीचर है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करते हैं। द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर द मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशन। कि वो वेजिटेशन कितना एक्सटेंट रहेगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें, एन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी सपोर्ट्स एवरग्रीन फॉरेस्ट, वाइल एन एरिया विथ हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी सपोर्ट्स थॉर्नी बुशेस। अब जैसे कि जहां टेम्परेचर तो हाई है लेकिन ह्यूमिडिटी भी हाई है, ह्यूमिडिटी हाई होने का मतलब कि वहां मॉइस्चर ज्यादा है, तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट को जो है सपोर्ट करेगा। लेकिन ऐसा जगह जहां पे हाई टेम्परेचर है लेकिन ह्यूमिडिटी लो है, मतलब मॉइस्चर जो एयर में है वो बहुत कम है, तो वो थॉर्नी बुशेस डेजर्ट रीजन को करेगा। तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके बाद प्रेसिपिटेशन, जो रेनफॉल है, एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर ऑफ लेस रेनफॉल। आप इसमें मैं आपको अभी एक डायग्राम दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि ये कंबाइन इफेक्ट होता है टेम्परेचर और एनुअल प्रेसिपिटेशन का ऑन द वेजिटेशन टाइप ऑफ एन एरिया। इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको समझने आएगा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि रेनफॉल कहीं पे ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर होगी तो वहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर होगा तो मॉनसून फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। 70 से 100 सेंटीमीटर होगा तो ड्राई डेसिडियस, ट्रॉपिकल सवाना, थोर्नी स्क्रब्स जो होते हैं। लेस देन 70 है तो ड्राई थॉर्नी स्क्रब या लो ओपन बुश मर्जिंग इनटू सेमी डेजर्ट, इस टाइप की वेजिटेशन होती है। तो रेनफॉल का बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें भी। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रेसिपिटेशन जो है, इसमें अगर हम बात करें तो कंबाइन इफेक्ट है टेम्परेचर और एनुअल प्रेसिपिटेशन का। टेम्परेचर और एक साल भर का जो प्रेसिपिटेशन है कि कोई भी एरिया कितना रेनफॉल रिसीव करता है, वो आपका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा फोटो पीरियड जो कि सनलाइट है, फोटो पीरियड ऑल्सो कॉल्ड द लाइट ड्यूरेशन और डे लेंथ, रिफर्स टू द लेंथ ऑफ द लाइट पीरियड एज कंपेयर टू द डार्कनेस विद इन अ डे। अब यहाँ पे जो है कि किसी भी प्लांट को कितना जो है सनलाइट रिसीव हो रही है, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा जो है प्लांट को सनलाइट मिलती है उतना ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करता है, उतना ज्यादा वो ग्रो करता है। तो फोटो पीरियड जिसको लाइट ड्यूरेशन और डे लेंथ कहा जाता है, refers to the length of light period as compared to darkness within a day. तो variation in photo period at different places is due to the difference in latitude, altitude, seasons and duration of the day. तो इसमें फर्क कैसे आ जाता है, वेरिएशंस कैसे आता है फोटो पीरियड में। तो सबसे पहले कि वो डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग होता है कि लैटिट्यूड कैसा है, एल्टीट्यूड कैसा है, हाइट कैसी है, सीजन कैसा है। अब रेनी सीजन में आप देखते हैं मोस्टली क्लाउड्स रहते हैं तो वहां पे फोटो पीरियड कम रिसीव होगा। ड्यूरेशन ऑफ डे, जैसे विंटर्स में दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, तो वो ड्यूरेशंस जो है उस पर भी डिपेंड करता है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रोस फास्टर इन समर, क्योंकि उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रीजन्स कम हाइट पे होते हैं और जो रीजन्स ज़्यादा हाइट पे होते हैं वो कोल्ड होते जाते हैं, क्योंकि एक फैक्टर होता है कि जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो
आपका कम होता जाता है। हर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो है ये इसको लैप्स रेट भी कहा जाता है। इस फैक्ट को याद रखें कि 1 किलोमीटर की ऊपर अगर हाइट पे आप जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। मतलब अगर ग्राउंड पर अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर नीचे अगर जैसे कोई पॉइंट है, इसकी ये मान लिया जाए कि एक पॉइंट है जहां पर 1 किलोमीटर नीचे है, यहाँ पे अगर टेम्परेचर 26.5 हो रहा है तो ऊपर पहुंचते पहुंचते यहाँ टेम्परेचर 20 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने बताया है कि आपको जो मीन एनुअल टेम्परेचर है, ये यहाँ पे कि किसी जगह पर 25 है, 30 है, 20 है, ये इस तरफ जो है ये टेम्परेचर है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरफ ये टेम्परेचर की रेंजिंग दी हुई है। आपको इसमें दिख रहा होगा 30, 25, फिर ये आपका 20 है ऊपर, फिर 15 डिग्री, और पहुंचते पहुंचते ये जो हमने एकदम ऊपर अगर आप आएंगे तो -15 डिग्री तक भी पहुंचा दिया। जैसे आर्टिक अल्पाइन जो रीजन है वहां पे तुंद्रा वेजिटेशन होती है, जहां -5 डिग्री वगैरह है वहां पे कोल्ड टेम्परेट रीजन्स में बोरियल फॉरेस्ट होते हैं, माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं। जो इसके अलावा डेजर्ट रीजन्स जो होते हैं इनके पास ये टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये इस तरह से मैंने बताया हुआ है आपको कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज पर अलग अलग हाइट्स के ऊपर जो है अलग अलग तरह का वेजिटेशंस होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वार्म टेम्परेट रीजन्स में होते हैं, ये सवाना जो है ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब ट्रॉपिकल रीजन के हैं। और टेम्परेट रीजन्स में आपका टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, कोल्ड टेम्परेट रीजन में माउंटेनियस और बोरियल होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये रेनफॉल और टेम्परेचर के बीच में यहाँ रिलेशंस बताया मैंने कि ये रेनफॉल है, जैसा आप देख रहे होंगे वेटर जो होता है 450 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है, और यहाँ पे कोल्डर है, मतलब टेम्परेचर एंड आपका प्रेसिपिटेशन के ऊपर ये रिलेशन है। तो इस डायग्राम को भी अच्छे से नोट करेंगे। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड, हाइट बढ़ने पर। जो मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपका टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ होता है। इंक्रीजिंग एलिवेशन कॉज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन सिमिलर टू दैट ऑफ इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं वैसे ही हाइट पे भी बढ़ने पर चेंजेस आ जाते हैं। इन जनरल एल्टीट्यूड मिमिक्स लैटिट्यूड, there occurs a close parallel between latitudinal and altitudinal zonal of climate, thus natural vegetations too। मतलब कि जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड्स पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप आर्टिक ओशियन के पास हैं, तो आर्टिक ओशियन जो है वो अगर आप देखेंगे मैप पे तो वो काफी अबव लैटिट्यूड्स पर है, मोर देन 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो है आपका बोला जाए कि 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर मिलेगा आपको आर्टिक। और वहीं पे अगर हम बात करें कि हाइट पे भी ऊपर जाने पर आपको टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ होता है, तो ये क्लोज रिलेशन है। लैटिट्यूड जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे और एल्टीट्यूड जितनी हाइट बढ़ती जाएगी तो आपका टेम्परेचर में ड्रॉप ऑफ होता है। इसके कारण एटीट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में एक तरह का रिलेशन है, एक मिमिक लैटिट्यूड दैट ऑकर्स अ क्लोज पैरेलल बिटवीन लैटिट्यूडनल एंड एटीट्यूडनल जोनेशन ऑफ क्लाइमेट एंड दस नेचुरल वेजिटेशन टू। तो अगर उनके क्लाइमेट के कारण, जैसे हिमालयाज के ऊपर आप देखेंगे, मैं हिमालयाज का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ कि हिमालयाज वर्ल्ड का एक ऐसा रीजन है जहां पर हर तरह की वेजिटेशंस होती है। जो वेजिटेशंस आपको अल्प माउंटेन पर, रॉकीज पर, एंडीज पर, आपका स्विस माउंटेन जो है, माउंट ब्लैक के ऊपर, जो जितने भी, जैसे आप यूरोप के कोई माउंटेन उठाकर देख लीजिए, जैसे माउंट ब्लैंक पीक है, आपका अल्प है, आपका अल्पाइन है, जैसी वेजिटेशंस वहां होती है वैसी हिमालयाज पे भी हो जाती है। क्यों होती है? अब यूरोप को आप देखेंगे तो हायर लैटिट्यूड पर है, लेकिन हिमालय थोड़ी हायर लैटिट्यूड पे है, लेकिन हिमालय वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इसलिए हिमालय के अलग अलग स्लैब पर आपको हर तरह की वेजिटेशंस मिल जाएगी। जैसा हमारे माइथोलॉजी में भी आपने सुना होगा कि आपका जो संजीवनी बूटी आई थी वो हिमालय से ही आई थी। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हिमालय वर्ल्ड का ऐसी प्लेस है जहां पे हर तरह की वेजिटेशंस होती है ड्यू टू दी एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का इतना बड़ा रोल है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल इंडिया का नहीं दिया है, माउंट केनिया का दिया है। आप इससे भी थोड़ा सा समझेंगे, मैंने समझा दिया है हिमालय के बारे में। माउंट केनिया इन ईस्ट अफ्रीका एंड माउंट चिम्बाराजो इन इक्वेडर हैव देयर फीट ऑन द इक्वेटर बट देयर पीक्स आर स्नो कवर्ड। ये दोनों ही पीक्स जो है कहां पर है? इक्वेटर के पास है। तो आप बोलेंगे कि सर इक्वेटर के पास तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, लेकिन इन दोनों की पीक्स के ऊपर आपको स्नोफॉल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इतनी हाइट है कि वहां पर स्नो फॉर्म होने लगता है इक्वेटर पर भी।
तो इस तरह से हाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इट वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हु फर्स्ट रिकग्नाइज द रिलेशन बिटवीन वेजिटेशन एंड एल्टीट्यूड। तो इनका नाम मत भूलिएगा आप, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट करंट भी होता है एक, जो मैं आपको ओशिनोग्राफी में भी पढ़ाऊंगा। तो इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि एक रिलेशन है वेजिटेशन और एल्टीट्यूड के बीच में। होप ये चीज आपको समझने आ रही होगी। इसके बाद अगर जो था ये एक फैक्टर मैंने आपको रेनफॉल के हिसाब से भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, इसको भी आप देख लेंगे कि मोर देन 200 सेंटीमीटर है तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, 100 से 200 सेंटीमीटर तो मॉनसून फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, 70 से 100 सेंटीमीटर जो है ड्राई डेसिडियस या ट्रॉपिकल सवाना, और लेस देन 70 है तो डेजर्ट टाइप का होता है जो ड्राई थॉर्नी स्क्रब है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया के अलग अलग पॉइंट्स पर जैसी रेनफॉल होती है, ये एनुअल रेनफॉल वाले जो रीजन्स हैं उसको यहाँ पे बताया है मैंने, डायग्राम्स के थ्रू देखेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे वेजिटेशंस कौन सी होती है ये इसको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक डायग्राम जो है वो एनुअल रेनफॉल को बता रहा है और दूसरा डायग्राम जो है कि रेनफॉल के हिसाब से कैसी वेजिटेशंस होती है। तो सबसे पहले रेनफॉल वाला देख लेते हैं, जहां पर सेंटीमीटर्स में अंडर 20 सेंटीमीटर्स हो जाती है। अब जैसे कि ये आपको लेह लद्दाख वाला रीजन दिख रहा होगा, यहाँ पे 20 से आपको 50 सेंटीमीटर के ये आपका लाइट येलोइश दिख रहा है आपको। तो इस रीजन को आप बोल सकते हैं कि ये आपका 20 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है। और ऐसा रीजन जो लेस देन 50 सेंटीमीटर रिसीव करे वो डेजर्ट होता है। तो इंडिया के अंदर दो डेजर्ट हैं, एक कोल्ड डेजर्ट है, एक हॉट डेजर्ट है। थार डेजर्ट हॉट डेजर्ट है, लद्दाख जो है आपका कोल्ड डेजर्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह का रीजंस है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो ओवर 400 सेंटीमीटर है, जैसे मेघालय में जो आपका चेरापूंजी और मानसून राम है उनको बहुत ज़्यादा जो है बेसिकली डिपेंड करती है, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, वर्ल्ड के सबसे वेटेस्ट प्लेस हैं वो। तो ये अलग अलग प्लेसेस जो हैं आप इस डायग्राम को देखकर प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे कि आपका कितनी रेनफॉल वाले कौन से रीजन्स हैं और उसके हिसाब से आपका जो है वेजिटेशंस कैसी होती है। जैसे अल्पाइन वेजिटेशंस ये आपको दिख रही होगी हिमालयाज वाले रीजन्स में, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके अलावा डेजर्ट वेजिटेशंस की बात करें तो राजस्थान में। फिर आपकी ये लिटोरल या स्वैम्प, जो स्वैम्प होता है एक दलदल टाइप का होता है, इस टाइप की वेजिटेशंस आपको दिख रही होगी गुजरात के रण ऑफ कच्छ वाले रीजन में, या महाराष्ट्र के कुछ कोस्ट पे, गुजरात के कुछ कोस्ट पे, आंध्रा विशाखापट्टनम वाले, ये एकदम ग्रीन कलर में दिख रहा होगा। इसके अलावा ये ब्राउन कलर से जो है ये माउंटेन सब ट्रॉपिकल टेम्परेट है, इसकी बात कर रहे हैं हम। इसके अलावा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस येलो कलर से शो किया है, जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस है। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन जो है ये आपका लाइट ग्रीन कलर से है। इसके अलावा ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है इसको हमने ब्लू कलर से किया है, और थॉर्नी फॉरेस्ट है। तो इसका जो है आप एक बार जो ये डायग्राम देख रहे हैं इसको आप एक मैप ले आए मार्केट से और उसके ऊपर जो है आप ये दोनों ही डायग्राम्स का रिलेशंस है तो उसको आप प्लॉट कर लें तो आपको आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। और एक प्रैक्टिस आप जो है अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में कमांड करना चाहते हैं तो एटलस और मैप्स का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं यहाँ पे मोस्टली मैप्स यूज़ कर लेता हूँ जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन आपको जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप मैप्स के ऊपर कमांड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक थोड़ा सा जो है एफर्ट वाला काम है, जो आपको मैप्स उठाने पड़ेंगे, रीजंस प्लॉट करने पड़ेंगे, और ये चीज़ें जो हैं आपको और ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम्स में आपको सीधे डायरेक्टली मैप्स मिल जाते हैं, पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, तो उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी। तो ये जो है इन मैप्स को रेनफॉल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैंने बताया है कि कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहाँ डेसिडियस वेजिटेशंस है, और इसमें रिलेशन भी बताया है जैसे कि जहाँ पर आपका रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पे एवरग्रीन वेजिटेशंस हैं। इसके अलावा जहाँ पे आपका बोला जाए कि 100 से 200 सेंटीमीटर या 50 से 100 जो सेंटीमीटर रेनफॉल है वहाँ ड्राई वेजिटेशंस होती है। तो ये दो तरह की चीज़ें मैंने जो एक पिंक कलर से शो की है और एक यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर से शो की हुई है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। इसमें भी मैंने आपको जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में बता दिया है कि कौन सी वेजिटेशंस जो हैं वो एवरग्रीन है और कौन सी जो है आपकी वो डेसिडियस में आ जाती हैं, तो वो भी आप देख लेंगे। इस मैप से भी बताया है कि किस रीजन्स पर जो है आपका एवरग्रीन वेजिटेशंस मिलती है और किस रीजन्स पे आपको ड्राई डेसिडियस मिलती है। तो दोनों मैप को कीनली ऑब्जर्व करिए और एटलस पे एटलस से भी इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा और फिर एक ब्लैंक मैप लेकर उस पर प्लॉट जरूर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है इंडिया के टाइप्स की वेजिटेशंस यहाँ पे मैंने जो है इंक्लूड की हुई है, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस इन इंडिया। तो ये आपका इसी मैप के थ्रू जो है मैंने बताया हुआ है कि हमारे यहाँ आपको ये एक एक करके पढ़ाऊंगा मैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस और मानसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट और
सेमी डेजर्ट और डेजर्ट वेजिटेशंस। अब ये क्या होते हैं इनको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इसके और भी क्लासिफिकेशन है उसको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इन एक एक वेजिटेशंस को बहुत डिटेल में जो है नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा वो भी, और जैसा मैंने इस क्लास में आपको बताया है वो वैसे ही हम उस क्लास को भी एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी सजेशन है आप दे सकते हैं। पहले मैं इस लेक्चर को कंप्लीट कर देता हूँ, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन आ जाते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल डेसिडियस मॉनसून फॉरेस्ट के अंदर मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस आ जाते हैं। ट्रॉपिकल थॉर्नी होता है। फिर सब ट्रॉपिकल में बात करें तो ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाता है। टेम्परेट के अंदर जो है हिमालयन ड्राई टेम्परेट, हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट और माउंटेन वेट टेम्परेट। फिर सब अल्पाइन एंड अल्पाइन, लिटोरल स्वाम्प जिनको मैंग्रोव वेजिटेशंस कहा जाता है। इस तरह से नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया को मैंने डिवाइड किया हुआ है। इस फ्लो चार्ट को प्रॉपरली जो है आप ड्रॉ करें एंड दैट विल वेरी हेल्पफुल इन द एग्जाम्स परसेप्टिव। तो होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था इस लेक्चर को जो है आप प्रॉपरली देखिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट डे मैं कल रिलीज़ कर दूंगा, इसको अपलोड हो जाएगा ये आपका यूट्यूब चैनल पे जो है आप देख सकते हैं। और बाकी लेक्चर्स भी जो आपने देखे होंगे वो आपको प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं, तो उनको जो है प्रॉपरली गो थ्रू करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, तो उस बेसिस पर हम आगे और भी जो सीरीज़ हैं उसको प्लान करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।